students, welcome to our lecture number 25 and the last lecture of QuickBook Marathon course. Student, मैं आज कुछ टिपिकल चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे पास यहाँ पे क्विक ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। एक तो मैं थोड़ा सा आपसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनकी मुझे वो सारे के सारे बैलेंसेस उनके साथ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और यहीं से आप उनका ठीक है, यहीं से आप उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी कि वो रिपोर्ट की फॉर्म में आप उससे जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मेरे पास ये एक था अकाउंट, ठीक है, कैश का, तो उसमें मेरे पास ये 300 का बैलेंस चल रहा है। 1000 रुपीज़ आए थे, 700 रुपीज़ जो है मेरे पास से चले गए थे, तो 300 का बैलेंस चल रहा है। और अगर इसी तरह मैं अगर किसी बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ से किसी बैंक का अकाउंट ओपन करना चाहूँ तो मैं अपने बैंक के अकाउंट में चला जाऊँगा। सबसे पहले रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स पे क्लिक हो गया। तो अगर देखें HBL में, तो HBL में देखें, मैं अगर इसकी रिपोर्ट को रन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास देखें RRR रिकंसाइल, ये रिकंसाइल को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि ये, और सी मीन क्लियर हमारी तरफ से क्लियर है, लेकिन अभी तक ये रिकंसाइल नहीं हुई, बैंक में रिप्रेजेंट नहीं कर रही। दैट्स वाई इसके साथ जो है वो सी का जो है वो हमारे पास उससे क्या कहते हैं मार्क आ रहा है। तो इस तरह देखें स्टूडेंट, आपके पास आप किसी भी अकाउंट की रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो बेसिक मकसद है चार्ट्स ऑफ अकाउंट में बात करने का आज, वो बेसिकली ये है कि मैं आपको जब चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ओपन करने के बारे में बता रहा हूँ, एक तो मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि क्विक ऑनलाइन क्विक डेस्कटॉप की तरह अकाउंट ओपन नहीं करता। आपको सबसे पहले इसकी दो टाइप सेलेक्ट करनी है। बड़ा विजुअली आप जो अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी एक टाइप होगी, फिर उसकी फर्दर टाइप होगी। जैसे अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो मैं अगर उसको रिसीवेबल में शो करना चाहता हूँ या करंट एसेट में शो करना चाहता हूँ, या अगर मैंने किसी जगह पे पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखवाए हैं, तो अब मेरे पास वो क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट बनेगा, या मैं फिर उसको फिक्स एसेट की फॉर्म में लूँगा। लेकिन जनरली वो मेरे पास क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट बनेगा। अगर मैं नॉन करंट एसेट के ऊपर टिक करूँ तो देखें मेरे पास उसके फर्दर आ रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, एसिड हेल्ड फॉर सेल, डेफर टैक्स, गुडविल, इंटेंजिबल एसिड, लीज, बाय आउट, लाइसेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखें ये वर्ड आ गया ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब मैंने नॉन करंट एसिड को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले आप देखें, और फिर अगर आप उसको कोई अपना इंडिविजुअल नेम देना चाहते हैं, आप यहाँ पे देंगे। तो आपको सबसे पहले अपना नेम क्रिएट करने से पहले आपको सर्च करनी है कि वो जो आप वर्ड सोच रहे हैं वो होगा कहाँ। अकाउंट पेबल में आप देखें कि अकाउंट पेबल में एक अकाउंट पेबल ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड में देखें तो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड ही आ रहा है। अगर आप करंट लायबिलिटीज़ में देखो तो करंट लायबिलिटीज़ में एक कंप्लीट बहुत बड़ी टाइप मेरे पास आ रही है, जो डिफरेंट लायबिलिटीज़ की मेरे पास टाइप आ रही है, ठीक है। तो आप उसको सिलेक्शन करके उसके फर्दर आगे कोई लायबिलिटी है उसको आप काउंट फॉर कर सकते हैं। ये तो मैंने चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ऊपर आप बात बताई। अब मैं थोड़ा सा फर्दर आगे मूव करूँगा और आपको अब डिफरेंट कंपनी की सेटिंग के ऊपर लेके जाऊँगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट, कंपनी की सेटिंग के ऊपर कुछ चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस नहीं की थी, ठीक है। वो हमने सेल एक्सपेंसेस में तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने एडवांस सेटिंग जो है वो डिस्कस नहीं की थी। तो एडवांस सेटिंग में देखें स्टूडेंट, एक तो आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, आपका मेथड चल रहा है, बुक्स की अकाउंटिंग की क्लोज। ये वही बात होगी जो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट मैंने उस टाइम आपसे डिस्कस किया था। मैंने ये कहा था कि जब आप बुक्स क्लोज करते हैं तो सबसे पहले देखें आप यहाँ पे डेट डालते हैं। एक होती है मंथली क्लोजिंग, एक होती है ईयरली क्लोजिंग। देखें जब आप मंथली क्लोजिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस डेट से पीछे कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं छेड़ सकते। लेट्स सपोज 10th जून से प्रीवियस आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं छेड़ सकते। वो क्या कह रहा है, अलाउ चेंज आफ्टर व्यूइंग अ वार्निंग, या अलाउ चेंज आफ्टर व्यूइंग वार्निंग एंड एंटरिंग पासवर्ड। आप ये लिखें और पासवर्ड 1 2 3 4 और 1 2 3 4 जैसे वहाँ पे था
वैसे ही सेम यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। और देखें आप इसको यहाँ पे कह रहा है, और वो कह रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट रेट सिलेक्शन क्या है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रेट सिलेक्शन वो कह रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही होना चाहिए, लेकिन यानी कि जो आप इनवाइस बनाते हैं उससे पहले ही टैक्स लिखा हुआ होता है ना। अगर आप जर्नली इनवाइस टैक्स की हमेशा बगैर ही बनाते हैं तो हमेशा आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लें, आउट ऑफ स्कोप टैक्स कर दें। लेकिन इस सब में से क्लोजिंग का हमारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। एक होती है मंथली क्लोजिंग, एक होती है ईयरली क्लोजिंग। जब मेरा साल ख़त्म होगा तो आपको क्विक बुक को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्विक बुक खुद आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करके रिटेन अर्निंग में पोस्ट कर देगा। सेम वही सिनेरियो क्रिएट करेगा जो क्विक बुक डेस्कटॉप का क्रिएट करता था। तो आपको इसमें कुछ भी फर्दर स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखें, क्लोजिंग डेट को सेट करने का मकसद ये होता है कि उससे प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। मंथली क्लोजिंग को ये सेट करने का मकसद होता है। और जो ईयरली क्लोजिंग को सेट करने का मकसद होता है, ईयरली क्लोजिंग को सेट करने का मकसद ये होता है कि उसके बाद ना कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब कर ना सके, और मेरे जितने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, क्लोज भी हो जाएं। तो जैसे ही मैंने 1 2 3 4 किया तो वो हमारे पास आ गया। देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यू कैन नॉट क्लोज द बुक। मैं क्लोज इस वजह से बुक नहीं कर सकता क्योंकि वो कह रहा है कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो नेगेटिव है, और भाई उसको तो पहले ठीक कर लो। देखें कितना एक इम्पॉर्टेंट उसने मुझे मैसेज दिया। इसका मतलब है कि मैं 10 की डेट लगा रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि भाई एक आपके पास एक आइटम चल रहा है जो आइटम ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है, तो उसको आप कैसे जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो मैं 31 मई की डेट लगा देता हूँ। 31 मई से पहले अगर मैंने उसको सेल नहीं किया होगा तो मैं उसको, देखें उसने सेव कर लिया। इसका मतलब है वो मैंने 31 मई के बाद सेल ऐसी की आइटम, उस आइटम पे मसला आ रहा है नेगेटिव, मुझे उसको एडजस्ट करना है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से। तो देखें ये आपको खुद भी यहाँ पे मैसेज दे रहा है, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंट है, इनेबल अकाउंट नंबर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जनरली आपको नहीं करना चाहिए, आप ऑफ ही रखें। आप नेम से सर्चिंग करें, ठीक है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस चल रही हों वहाँ पे ज़रूरत होता है अकाउंट कोड की, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। शिपिंग अकाउंट है, शिपिंग इनकम, डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट का अकाउंट है, मार्कअप अकाउंट और बिल लेबल एक्सपेंस अकाउंट ऑलरेडी हिट हुए हैं। अगर नहीं हुए होंगे, नहीं आ रहे होंगे, तो आप यहाँ से इनको जो है वो सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें कैटेगरीज के ऊपर तो हमने पहले बात कर ली थी। अब ज़रा ऑटोमेटेशन के ऊपर देखें, फोकस करें। ऑटोमेटेशन पे है जी प्री फिल फॉर्म्स विद प्रीवियसली एंटर्ड कंटेंट, ठीक है। ऑलरेडी जो प्रीवियस कंटेंट एंटर हुआ है वो प्री फिल हो जाए। ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट, ये तो हमेशा ऑन होना चाहिए। ऑटोमेटिकली इनवाइस अनबिल्ड एक्टिविटी, नो, ये पूछ के करनी चाहिए, ठीक है। ये इसको आप ऑटोमेटिकली ना करें। ऑटोमेटिकली अप्लाई बिल पेमेंट, यस, जैसे ही अगर डेट आती है तो बिल पेमेंट अगर बैंक के साथ सिंक्रोनाइज है तो ऑटोमेटिकली हो जाए। ऑर्गेनाइज ऑल जॉब रिलेटेड एक्टिविटी इन वन प्लेस, ठीक है। ये अब प्रोजेक्ट के ऊपर बात है, लेकिन अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो आपके तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जॉब रिलेटेड एक्टिविटी एक ही प्लेस के ऊपर जो है वो रन होती हुई नज़र आएगी। तो अभी क्योंकि पूरे का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा जो है वो मेरा डैशबोर्ड जो है वो चेंज होगा, इस वजह से ज़रा देखें। उसके बाद देखें मेरे पास है जी टाइम ट्रैकिंग। टाइम ट्रैकिंग में वो कह रहा है ऐड सर्विस फील्ड टू शील्ड, वो तो मैं पहले ही टाइम ट्रैक कर रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश है, होम करेंसी है, यस, नाउ दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन कि मल्टीपल करेंसी आपने ऑन करनी है। और मल्टीपल करेंसी में वही है, सेम उसी तरह मल्टीपल करेंसीज एक दफ़ा ऑन हो जाए तो वो फिर ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये बात याद रखें कि मल्टीपल करेंसी को मैनेज करना उसी तरह है। इसके भी आप जब क्रिएट करेंगे तो वो डॉलर में जाएगा, फिर पैसे आएंगे, आप डॉलर में रिसीव करेंगे और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो नीचे रेट का एक आ जाएगा, वो रेट आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा, बिल्कुल क्विक बुक डेस्कटॉप की तरह जो इनवाइस है। क्योंकि अगर आपने मेन इनवाइस क्रिएट कर ली है तो वो मल्टीपल करेंसी की भी इनवाइस जो है वो क्रिएट आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका डेट का फॉर्मेट चल रहा है, नंबर का फॉर्मेट चल रहा है, और देखें वो क्या कह रहा है, साइन मी आउट इफ इनएक्टिव फॉर 1 आवर ऑटोमेटिकली जो है। तो ये मेरे पास देखें ये सारे एडवांस ऑप्शन हैं। इन एडवांस ऑप्शन को बहुत जगह पे जो है वो मेरे पास यूज़ किया जाता है, बहुत जगह पे इन एडवांस ऑप्शन को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखें ये सारे के सारे ऑप्शन एडवांस के बाद अब जो मैं फर्दर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो पॉइंट है मेरे पास। अगर आप इसके अंदर आएँ तो वो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे
एक तो ऑडिट लॉग है, ऑडिट लॉग रिपोर्ट हमारे पास क्या है, ऑडिट लॉग रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बंदा कितने बजे इन हुआ, कितने बजे उसने क्या काम किया, ठीक है। आप उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, ये क्या कर रहा था भाई, इस स्टैंडर्ड में टाइम इसने क्या किया। या एडिट बाय वकास अरशद, इनडायरेक्ट एडिट बाय वकास अरशद, इनडायरेक्ट एडिट बाय, देखिए कंप्लीट पूरी की पूरी हिस्ट्री है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन कौन सा पर्सन जो है वो क्या क्या काम इसके ऊपर करता रहा ऑडिट लॉग के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास है स्मार्ट लुक। स्मार्ट लुक में ये देखें एक कोड जनरेट होता है, आप ये क्विक बुक एक्सपर्ट को देते हैं जो क्विक बुक के आपके हेल्पलाइन पे बैठे हुए हैं, वो आपसे कोड एक पूछेंगे। अगर आपके क्विक बुक ऑनलाइन में कोई एरर आ रहा है और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो वो आपसे एक कोड जनरेट करेंगे स्मार्ट लुकअप। तो कहीं पे भी बैठ के क्विक बुक एक्सपर्ट को जब आप ये कोड देंगे तो उस कोड को डायरेक्शन से आपके जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको वो देख सकेगा। नो नीड टू एंटर इन यूर इंटायर डेटाबेस, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो यहाँ पे आएगा और इस चीज़ को वहाँ पे जो है वो देख लेगा, ठीक है जी। अब ज़रा हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास देखें कि क्या है। एक तो ये मेरे पे वो क्लिक हो गया, देखें वो उसको फर्दर ये बता रहा है कि बेसिकली उसने किया क्या, हाईलाइट कि उसने इस चीज़ को छेड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें इस चीज़ को उसने छेड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखें वो इस पॉइंट को देख रहा है। तो ये ओवरऑल आप उसको देख रहे हैं कि जो वकास काम कर रहा है वो क्या क्या जो है वो काम कर रहा है। अब स्मार्ट लुक के बाद मैं थोड़ा सा आपको यूज़र मेंटेन की तरफ भी ले जाऊँ। यूज़र को जो है वो आपने मेंटेन करना है, वो आपने यूज़र को मेंटेन कैसे करना है। एक तो स्टूडेंट ये मेरा देखिए मास्टर एडमिन है, ये तो मास्टर एडमिन है जिसके पास सारा कंट्रोल है। अगर आप कोई और यूज़र बनाना चाह रहे हैं तो देखिए इसमें बड़ा आसान है। एक स्टैंडर्ड यूज़र है, एक कंपनी का एडमिन है, एक रिपोर्ट ओनली या टाइम ट्रैकिंग ओनली। किसी को आप सिर्फ रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, किसी को आप सिर्फ टाइम एंट्रेंस उसकी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर कंपनी एडमिन पे करेंगे तो वो कहेगा कि अच्छा क्या ये आपका अकाउंटेंट है तो डेफिनेटली वो आपके तकरीबन अकाउंट्स के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। उसको आप लॉगिन बना के देखेंगे क्या ये आपका स्टैंडर्ड यूज़र है, कोई और यूज़र है, ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड यूज़र है, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। उसको आपने किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, देखें ये सारी मेरे पास आ रहा है। लेकिन मैं अगर उसको यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस देना चाहता हूँ तो ये पूछ रहा है कि कस्टमर की और की लिमिटेड एक्सेस देनी है, सप्लायर की। मैंने दोनों की दे दी तो देखें वो बहुत से काम नहीं कर सकेगा, वो डिलीट नहीं कर सकेगा, वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ जो है वो उससे क्या कहते हैं कि इन आउट एलिमेंट्स को जो है वो कर सकेगा, ठीक है। तो मैं जब इसको नेक्स्ट आगे लेके जा रहा हूँ वो कह रहा है डू यू वांट दिस यूज़र टू एडिट इट एंड रिमूव यूज़र, नो। डू यू वांट दिस यूज़र टू एडिट कंपनी इन्फॉर्मेशन, ऐसा काम नहीं ये करेगा। डू यू वांट दिस यूज़र टू मैनेज सब्सक्रिप्शन, नो, ऐसा काम भी हमने इसको नहीं करने देना। ये मास्टर एडमिन के पास होना चाहिए। फर्स्ट नेम इसका क्या है जी, वकास। लास्ट नेम जो है वो इसका जो फर्स्ट नेम है वो इसका है, हम लिख लेते हैं शकील, और लास्ट नेम हम इसका लिख लेते हैं, लास्ट नेम हम इसका लिख लेते हैं अरशद, ठीक है। और यहाँ पे हमें ईमेल आईडी जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी हम जनरेट करेंगे। वो कह रहा है दिस इज़ अ यूज़र आईडी, इसी यूज़र आईडी से उसे क्या कहते हैं, उसे इन पढ़ा या नेक्स्ट करूँगा, क्योंकि यूज़र आईडी ईमेल होता है जिससे इन होता है। तो ये अब ऐड हो गया। तो अब जब शकील, अब उसको अगर आपने इन्विटेशन सेंड करनी है तो ये इन्विटेशन जो है वो सेंड हो चुकी होगी, इन्वाइटेड हो चुका होगा, वो यहीं से आएगा और अपना सारा जो मैंने इसको कंट्रोल दिया है उस कंट्रोल को वो मैनेज कर सकेगा। और वो जो काम कर रहा है उस पर हमें ज़रूरत ही नहीं है इतना घबराने की, क्योंकि मैं ऑडिट लॉग के अंदर देख लूँगा कि उसने क्या काम किया, ठीक है। तो आप इस तरह से तमाम के तमाम यूज़र्स को आप क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। अब इसके बाद जब यूज़र को ऐड करने की बात होगी, ठीक है, ऑडिट लुक की बात होगी, स्मार्ट लुक की बात होगी, तो स्टूडेंट अब मैं आपको रिपोर्ट एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ। और हमारे लिए रिपोर्ट एंड जो है वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है फाइनेंशियली, वो बैलेंस शीट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस होती है। बैलेंस शीट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कितने हैं। बाय कस्टमर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, बाय लोकेशन देखना चाहते हैं, बाय मंथ देखना चाहते हैं, बाय क्लास देखना चाहते हैं। आपके पास देखें बाय कस्टमर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है कि कौन कौन सा कस्टमर आपको क्या पैसे जो है वो कमा के दे रहा है, ठीक है। आप ये जगह चेक करें
कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। आपके को कोई रिपोर्ट अगर यहाँ पे आप लिखें और वो रिपोर्ट आपको जहाँ पे पता लग जाए, पहले आप देखें कि क्या ये रिपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, फिर आप उसकी सेटिंग की तरफ जाएं। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बहुत सी रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आपको सारी की सारी यहाँ पे शो कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए रिकन्सिलेशन रिपोर्ट, रीसेंट ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सारी, जर्नल लेजर पड़ा है हमारे पास, आपने कंप्लीट लेजर वैसे भी वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लेजर देख सकते हैं, हर एक अकाउंट का आप लेजर देख सकते हैं। लेकिन आप वैसे वहाँ से भी लेजर को जो है वो रिप्रेजेंट कर देख सकते हैं। तो जो टॉप ऑफ द रिपोर्ट होती हैं वो क्या है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो ये हमारे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन स्टूडेंट मज़े की बात ये है कि ये रिपोर्ट्स देखें यहाँ पे भी क्लासीफाई हुई हैं। मैनेजमेंट रिपोर्ट में, ये कंपनी ओवरव्यू में जब आप जाके यहाँ व्यू करेंगे तो देखें एक वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में ये रिपोर्ट्स आपके सामने, यहाँ मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वेल फॉर्म में ये डाउनलोड होके आपके पास आ जाएंगी। ये ज़रा देखें, एक अच्छी प्रेजेंटेड फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगी। ये ज़रा देखें, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और बैलेंस शीट आ जाएगी। यानी कि आपको लहदा वहाँ से प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पकड़ें और मेल कर दें, क्योंकि मैनेजमेंट पर्पस के लिए उन्होंने इन रिपोर्ट्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। आपकी सेल परफॉर्मेंस को भी किया हुआ है और एक्सपेंसेस परफॉर्मेंस को भी किया हुआ है। देखें कंप्लीट अच्छी सी एक रिपोर्ट डिज़ाइन करके उन्होंने ये किया हुआ है। तो हमें देखें ये एक्सपेंसेस हैं, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग है, देखें सेल बाय कस्टमर समरी है, जो मेनली मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट चाहिए होती हैं। अगर कोई रिपोर्ट आपने कस्टम की है वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने अगर कोई रिपोर्ट कस्टम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वो यहीं से कस्टम होगी। फॉर एग्जांपल आप इसको कस्टम करना चाहते हैं, बिजनेस स्नैपशॉट को कस्टम करना चाहते हैं, एक तो बिजनेस का डैशबोर्ड फ्रंट पे भी अवेलेबल है ना, कि जो आपके पास सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं वो क्या एलिमेंट चल रहे हैं, तो उसको भी आप देखें। अब किसी भी चीज़ को, ये आपके पास एक मुकम्मल आ गया कि जी सेल ऑफ प्रोडक्ट इतनी है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। ये इसके अंदर देखें एक्सपेंसेस की सेग्रीगेशन आ रही है। ये देखें प्रीवियस ईयर इनकम कंपैरिजन आ रहा है, Q1 तो 0 था, Q2 के साथ आ रहा है। और देखें ये हमारे पास हु ओज मी, ठीक है, एंड हु आई ओ, तो मैंने किस किस को पैसे देने और मैंने किस किस से पैसे लेने हैं, ये सारा एक पेज के ऊपर बिजनेस की जो है वो मेरे पास पूरी एक स्नैपशॉट मेरे पास आ रही है। अब अगर आप देखें तो आप अगर किसी रिपोर्ट को उसे क्या कहते हैं कि करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको करना चाहते हैं, कोई कस्टम करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो कस्टम रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। कोई चीज़ आप ऐड लेस करना चाहते हैं, कोई कॉलम आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, वो आपके पास कॉलम अवेलेबल है, ठीक है। चेंज इन कॉलम, ठीक है, कौन सा कॉलम है, किस हिसाब से चेंज करना है, आपके सामने अवेलेबल है। हेडर एंड फुटर पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, किस तरह आनी चाहिए, फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं, फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, कस्टमाइज रिपोर्ट को, जो फॉर एग्जांपल ऐसी रिपोर्ट जो आपके जहन में आए कि मुझसे ये डिमांड कर रहा है, तो आप उसी रिपोर्ट में से वो रिपोर्ट जनरेट करके फ्रंट पे रख सकते हैं। तो वो कस्टमाइज में चली जाएगी। जब आप कस्टमाइज में जाएंगे तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंटली जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं आप उसके साथ यहाँ मार्क कर लें तो ये उठ के फेवरेट में चली जाएगी, ठीक है, ताकि आपको बार बार नीचे ना आना पड़े। तो वो फेवरेट में रिपोर्ट हो, ठीक है, वो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनर मुसलसल ये रिपोर्ट देख रहा है, तो आप उसको यही रिपोर्ट फेवरेट में रख दें, मेमोराइज में रख दें, तो वो वहीं से देखता रहेगा, ठीक है। यहाँ फेवरेट के तौर पे वो काम कर रही है मेमोराइज रिपोर्ट, तो वो यहीं से देखता रहेगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट को हमने किस तरह से मैनेज करना है। अब एक चीज़ मैं इसके ऊपर और आपको स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप बजट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप वहाँ पे बजट प्रिपेयर कर सकते थे, फिर आप उसको एक्चुअल के साथ यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, बजट के साथ कंपैरिजन दे सकते हैं कि ठीक है फिस्कल ईयर बजट, ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह मैं वहाँ पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो इनकम है उसका आप बजट जो है वो हमारे पास कर सकते हैं, इंटरवल मंथली है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं प्री फिल डेटा। तो आप यहाँ पे बजट को, मैं इसको यहाँ बजट को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने फिस्कल ईयर बजट देखा, जनवरी में कितना होना चाहिए, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में अमाउंट सेट कर रहा हूँ। हर एक हेड मेरे पास अवेलेबल है, ज़रा आप देखें, हर एक हेड मेरे पास अवेलेबल है। आपका टोटल जो बजट है इसको आप सेव कर देंगे, फिर आप इसको एक्चुअल जब आपके सामने आएगा तो आपके सामने एक रिपोर्ट अवेलेबल होगी, बजटेड वर्सेस
एक्चुअल की, जो आपको वेरिएंस दिखा रही होगी सेम वैसे ही जैसे क्विक बुक डेस्कटॉप में था। कुछ यानी कि चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ चार्ट्स ऑफ अकाउंट और ट्रांजैक्शंस के लेन देन का कुछ एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। देखें यहाँ पे सेटिंग आपकी फ्रंट एंड पे ऊपर पड़ी हैं, वहाँ पे कंपनी प्रेफरेंसेस में बहुत सी सेटिंग अवेलेबल थी, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं और उसको आप मैनेज करने की उससे क्या कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। तो बजट को आप यहाँ से डील करेंगे, अपने बजट को ऐड करेंगे और एक्चुअल रिपोर्ट के साथ आप कंपैरिजन करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने देखा या मेरे पास सामने करंट डैशबोर्ड इस टाइम इस फॉर्म में आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, अब एक चीज़ नोट करें कि ये मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मेरे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है प्रोजेक्ट, जिसको जब भी मैंने प्रोजेक्ट को जो ऑन किया था, अगर आप एक ओवरऑल प्रोजेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं ना कि आप कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल रहा है, वैसे प्रोग्रेस इनवाइस भी उसके अगेंस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप प्रॉपर वे में ट्रैक करना चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारे कितने खर्चे आए, फिर कुछ ऐसा होता है ना जैसे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो प्रोग्रेस इनवाइस तो सिर्फ आपको इनवाइस ट्रैक करके देगी ना, प्रोग्रेस इनवाइस तो आपको खर्चे तो नहीं ट्रैक करके देगी। तो जब मैंने प्रोजेक्ट को ऑन किया तो यहाँ पे ज़रा देखें, मैं अगर न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ जी, मैं इंस्टॉलेशन ऑफ जनरेटर करने के लिए जा रहा हूँ। जनरेटर्स को मैं इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस करने के लिए जा रहा हूँ। किस कस्टमर को प्रोसेस करने के लिए जा रहा हूँ जी? तारड़ को करने के लिए जा रहा हूँ और इसको सेव मैंने किया। अब ज़रा देखें, अब थोड़ा सा देखें, ये आप फ़ौरन क्विकली आप समझ आएंगे। अब ये मेरे सामने इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आ रही है, फ़िलहाल कोई इनकम नहीं है, फ़िलहाल कोई कॉस्ट नहीं है, फ़िलहाल कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों? अब मैं जब ऐड टू प्रोजेक्ट में जाऊं तो देखिए, अगर मैं इसको बिल भेज रहा हूं तो मुझे प्रोजेक्ट में जाके भेजना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट में मैं ट्रैक कर सकूं मैंने इसे कितना कमाया। अगर मेरे इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई खर्चा हो रहा है तो मुझे यहाँ एक्सपेंस ऐड करना चाहिए। तो ज़रा स्टूडेंट आप फोकस करें कि वैसे तो आप जर्नली अपने सारी सेल्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं तो अब आपने बिल और आपने इनवॉइसेस तो नहीं ट्रैक करनी ना, आपने पूरे का पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है। तो आप प्रोजेक्ट जाके ऑन कर लें तो वही चीज़ें आप पूरे के पूरे चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रेस इनवॉइस में आप सिर्फ इनवॉइस ट्रैक कर सकते हैं कि एक इनवॉइस जनरेट हुई और वो 5-6 दिनों में जाके उसकी सर्विसेज पूरी हुई, वो तो प्रोग्रेस इनवॉइस आप ट्रैक करेंगे। लेकिन आप पूरा प्रोजेक्ट ट्रैक करना चाहते हैं कि उस पर खर्चे कितने आए, ओवरव्यू देखें उस प्रोजेक्ट का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो लिस्ट हो रही होंगी, टाइम एक्टिविटी के मेरे एम्प्लॉयज़ उस पर कितनी देर काम किया, उनकी कॉस्ट क्या थी, वो सारी ट्रैक हो रही होगी, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी मेरे पास आ रही होगी। तो देखें एक पूरे प्रोजेक्ट को मेरे सामने वो अवेलेबल होगा और मैं ईज़िली उसको जो है वो ट्रैक बैक कर सकूँगा। तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय इसके कि मैं सिर्फ प्रोग्रेस इनवॉइसेस को ट्रैक करके बैठ जाऊँ। ये ऐसा ही काम है जैसा आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर ले लें। तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलती है तो उसको ये चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि मे भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो कुछ खर्चा कर रही हो और एक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ खर्चा कर रही हो, तो उसके हिसाब से इनकम। तो आप ये चाहते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को क्या करना चाहें, ट्रैक करना चाहें, तो तब भी आप ऐसे ही इसको प्रोसेस करते हुए नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट ये चंद एक मिसलिनियस चीज़ें थी जो क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल थी, जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन की। अच्छा ऐप्स के ऊपर मैं ये एक लास्ट एक है, ये ऐप्स हैं, इसके अंदर क्विक बुक की डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। जैसे क्विक बुक की ट्रेनिंग्स जब आती हैं तो वो ट्रेनिंग्स को यहाँ पे अपलोड करता है, तो जब आपके पास ऑप्शन भी आ जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास क्योंकि कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है तो लिहाजा मेरे पास कोई यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर जब आप इसको यूज़ करें तो आपके पास यहाँ ट्रेनिंग्स वगैरह आती हैं तो वो आपके पास अवेलेबल होती हैं, तो वो आप यहीं से वो सारी ट्रेनिंग्स को जो है वो प्रोसेस करते हैं, यहीं से आप जो है वो ट्रेनिंग्स को जो है वो आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम यानी कि अगर क्विक बुक ऑनलाइन को हम सम अप करें तो स्टूडेंट अगर आप शॉर्ट सा देखें तो पूरे का पूरा क्विक बुक मेरे सामने ये अवेलेबल है।
कि कस्टमर में क्या मामलात हो रहे हैं, सप्लायर में क्या मामलात हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ में क्या मामलात हो रहे हैं और अदर मेरे पास क्या है। यही ट्रांजैक्शन स्टूडेंट यहाँ पे चल रही हैं। एक्स्ट्रा एक रिकन्सिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और इसके अलावा रिपोर्ट एंड है। आप अगर देखें समझें तो आपको सिर्फ जिस चीज़ के ऊपर अबूर होना चाहिए वो पूरी कंपनी की सेटिंग के ऊपर होना चाहिए कि क्या चीज़ मुझे ऑन रखनी है, क्या चीज़ मुझे ऑफ रखनी है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि इनवाइस बनाई जाए, पैसे लिए जाएं। डिफ़िकल्ट ये है कि अकाउंट सेटिंग में किस चीज़ को ऑन रखा जाए, किस चीज़ को ऑफ रखा जाए। अगर आप इस चीज़ को ज़रा देखेंगे तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर, उससे क्या कहते हैं कि समरी आएगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रैक करनी होती है। तो स्टूडेंट, आपको कोई भी उससे क्या कहते हैं कि मुश्किल आती है क्विक बुक ऑनलाइन चलाने में, या कभी भी आप कोई फंक्शन नहीं कर सकते, कोई मसला होता है, तो आप मेरे से किसी भी टाइम उससे क्या कहते हैं कि डिस्कशन कर सकते हैं। और वैसे भी मैं एनी डेस्क के ऊपर लाइव भी अवेलेबल होऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप डिस्कशन कर सकेंगे। तो होपफुली आपने अकाउंट्स के नॉलेज को समराइज तरीके से देखा होगा कि जो पूरी अकाउंटिंग है वो कैसे समराइज तरीके से अब सारी चल रही है और पूरी की पूरी प्राइम बुक्स डेटा एंट्री के ज़रिए से कैसे रिपोर्ट तक फंक्शन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। होपफुली कि आप लोग अपनी जो उसे क्या कहते हैं कि फ्रीलांसिंग लाइफ है या क्लाइंट को बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन करने की लाइफ है, वो आप लोग बेहतर तरीके से क्विक बुक के ज़रिए से एंजॉय करेंगे। फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।